हाउस पैनल्स, देयर लीडर्स एंड द रोल इन लॉ मेकिंग। बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं उनके बारे में। हालांकि हम लोगों ने इसको अपने पॉलिटी के कोर्सेज में जो है बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है, एक अलग से चैप्टर है पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर। फिर भी यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल मुझे लगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें जो है वो समझाई है। तो इसको एक बार हम लोग जो है ज़रूर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये इशू क्या हुआ है या ये न्यूज़ में क्यों आई है पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी ज़्यादा, ये आपको पता ही होगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसका रिवैम्प किया गया है। और उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को बेसिकली इनके चेयरपर्सन पद से हटा दिया गया है। ठीक है, कांग्रेस जो लार्जेस्ट आपका अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ अब एक ही पैनल की चेयरपर्सन है, और जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है दैट इज तृणमूल कांग्रेस, वो किसी की भी नहीं है। ठीक है, और बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो इंपॉर्टेंट पैनल्स ऑन होम, फाइनेंस, आईटी, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब की चेयरमैनशिप अब बीजेपी के पास ही है, जो कि एक रूलिंग पार्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझनी है कि व्हाट आर द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाट डू दे डू। ठीक है, पार्लियामेंट की कमेटी क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। देखिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो तब शुरू होता है जब एक बिल किसी भी आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है ना। लेकिन जो लॉ मेकिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और पार्लियामेंट के पास जो वक्त है वो लिमिटेड वक्त है। तो ऑल्सो द श्रिंकिंग पॉलिटिकल मिडिल ग्राउंड हैज़ बीन लीडिंग टू इंक्रीजिंगली रैनकोरस एंड इनकंक्लूसिव डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा जो है किसी भी बिल को लेकर डिबेट्स वगैरह होती है, और पार्लियामेंट का टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो ये सारे के सारे बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में पास एज सच नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रेट डील ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस है एंड अप टेकिंग द प्लेस इन द हाउस कमिटीज इंस्टेड। ठीक है, वो जो मेजर आपका लेजिस्लेटिव काम है वो कहाँ पर होता है, हाउस कमिटीज में। द पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, एक पैनल होता है एमपी का दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, बाय विच वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट जो है वो यहाँ से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हम आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको जानने को समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, एक एमपीज का पैनल होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, और जो स्पीकर के डायरेक्शन के अंतर्गत काम करता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपता है, हाउस को या फिर स्पीकर को। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो ओरिजिन हुआ है, मतलब जो इनकी शुरुआत हुई है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान हुई है, उनके समय से हुई है। और इनको जो पावर मिलती है वो आर्टिकल 105 से मिलती है, जो कि डील करता है विद द प्रिविलेजेस ऑफ द एमपीज, और आर्टिकल 118 विच गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये आर्टिकल दो जो यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं 105 और 118, इनको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद वेरियस हाउस पैनल्स क्या क्या है उनकी बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइनेंशियल कमिटीज, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज एंड एडहॉक कमिटीज। तो बेसिकली चार टाइप की मेजर कैटेगरीज होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज की। एक तो है फाइनेंशियल कमेटी, दूसरा है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और फिर एडहॉक कमिटीज। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ और कमिटीज आती है, जैसे कि एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और ये कमेटी जो है 1950 में बनाई गई है। इसके बाद 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें तो ये 1993 में बनती है, और इनका एम क्या है, वॉज टू इंक्रीज पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एंड गिव मेंबर्स मोर टाइम एंड अ वाइडर रोल इन एग्जामिनिंग द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। तो इनका काम यह है कि पार्लियामेंट्री जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ाना और मेंबर्स को थोड़ा ज़्यादा समय मिले, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, जो इंपॉर्टेंट लॉ है, उनको क्या कर सके, ज़्यादा अच्छे से एग्जामिन कर सके। द नंबर ऑफ कमिटीज वॉज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू 24, यानी कि जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है ये पहले 17 हुआ करती थी 17, और बाद में जो है इनके संख्या को बढ़ा के कर दिया गया 24, यानी कि 24। ठीक है, और इन हर कमेटी में जो है मेंबर कितने होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडहॉक कमिटी जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और एक बार इनका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है या अपनी ये रिपोर्ट जो है वो सौंप देते हैं, तो उसके बाद इन कमिटीज़ को जो है वो क्या कर दिया जाता है, मतलब इनको खत्म कर दिया जाता है, दे सीज टू एग्जिस्ट।
ठीक है, सिर्फ क्योंकि ये अब टेम्परेरी जो है वो बनाई जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल एडॉक कमिटी जो है दे आर द सेलेक्ट एंड जॉइंट कमिटीज ऑन बिल्स, यानी कि जो मेन आपकी एडॉक कमिटीज हैं वो कौन सी है, सेलेक्ट एंड जॉइंट कमिटीज ऑन बिल, क्योंकि ये बिल वगैरह से रिलेटेड कुछ काम देखती हैं और उसके बाद इनको फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये एडॉक है, परमानेंट नहीं है। अब पार्लियामेंट जो है वो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना सकती है विद अ स्पेशल पर्पस विद मेंबर्स फ्रॉम बोथ दी हाउसेस फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ अ सब्जेक्ट और बिल, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी बिल की डिटेल में स्क्रूटनी करने के लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना सकती है। ठीक है, जिसमें दोनों सदनों के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ऑल्सो आइदर ऑफ द टू हाउसेस कैन सेट अप अ सेलेक्ट कमिटी विद मेंबर्स फ्रॉम दैट हाउस, और इंडिविजुअल हाउस जो है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, वो अगर चाहे तो वो खुद के लिए, खुद के हाउस के लिए एक सेलेक्ट कमिटी भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मेंबर जो है वो सेम ही उसके होंगे। मतलब लोकसभा की अगर है तो लोकसभा के ही मेंबर होंगे, राज्यसभा की अगर सेलेक्ट कमेटी है तो राज्यसभा के ही मेंबर उसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद जेपीसीज है यानी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज है और सेलेक्ट कमिटीज है, दे आर यूजुअली चेयर्ड बाय द रूलिंग पार्टी एमपीज, यानी कि इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो रूलिंग पार्टी के एमपी होते हैं, एंड आर डिसबैंडेड आफ्टर दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट, क्योंकि ये भी एक तरीके से मतलब एडॉक कमेटी की तरह ही काम करती है कि एक बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो फिर इनको खत्म कर दिया जाता है, इन पार्टीज, इन जो कमिटीज है उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, दे सीज टू एग्जिस्ट। इसके बाद आगे बात करें तो हाउ डू डिस्कशंस इन द कमिटीज डिफर फ्रॉम दोज इन द पार्लियामेंट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कमिटीज वगैरह में भी जो है बिल वगैरह को लेकर डिस्कशन होता है और पार्लियामेंट में भी बिल को ही लेकर डिस्कशन होता है, तो कमिटीज में जो डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में हुए डिस्कशन से किस प्रकार अलग होता है। द टाइम टू स्पीक ऑन अ बिल इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टी इन द हाउस। ठीक है, हाउस की अगर हम बात करें तो किसी भी बिल के ऊपर बात करने के लिए उतना ही समय दिया जाएगा जितना उस पार्टी की हाउस में क्या है, साइज है, मतलब जितना उसके मेंबर्स हैं। MPs often do not get adequate time to put forward their views in parliament even if they are expert in the subject, यानी कि कोई भी MP ऐसा है, अगर वो हो सकता है कि किसी विषय का या किसी टॉपिक का, किसी सब्जेक्ट का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जानकार है, लेकिन फिर भी उसको ये हो सकता है कि ज़्यादा समय जो है पार्लियामेंट में बोलने के लिए सदन में ना मिले। तो कमिटीज़ आर स्मॉल ग्रुप्स। अब कमिटी क्या होती है कि स्मॉल ग्रुप होता है और इन मीटिंग्स में एवरी MP गेट्स अ चांस एंड द टाइम टू कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। तो वहाँ पर सारे के सारे जो MPs हैं उनको बोलने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो अच्छे से जो है सारे के सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट जो है वो लगभग साल में 100 दिन की ही उसकी मीटिंग होती है, क्योंकि जो हमारे 3 सत्र होते हैं है ना, तो वहां पर लगभग पार्लियामेंट जो है वो साल में 100 दिन ही बैठती है। लेकिन जो कमेटी की मीटिंग्स है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट्स कैलेंडर। जो कमेटी की मीटिंग है वो पार्लियामेंट के हिसाब से या पार्लियामेंट के कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती है, वो ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समय जो है वो थोड़ा सा मिल जाता है डिस्कशन वगैरह करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी है कि जो डिस्कशंस है दे आर कॉन्फिडेंशियल एंड ऑफ कैमरा। जो डिस्कशंस होते हैं इन कमिटीज़ में वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, है ना, और कैमरे के बिना होते हैं, मतलब उनकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो पार्टी का एफिलिएशंस है, मतलब कि कौन सा MP जो है वो किस पार्टी से है, ये चीज़ें जो है वहाँ पर उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर मुद्दा यही होता है कि जो सब्जेक्ट है या जो बिल है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होना। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट में है वहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि वहाँ की जो टेलीकास्ट है वो लाइव आती है ना, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ ही साथ बात ये भी है कि वहाँ पर बोलने के लिए, डिस्कशन के लिए टाइम भी थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट मेनी MPs कंसीड दैट रियल डिस्कशंस हैपन इनसाइड द कमिटीज। ठीक है, बहुत सारे MPs ये बोलते हैं कि जो रियल डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट में नहीं, यानी कि वो हाउस में नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है, वो कमिटीज के अंदर होता है। ठीक है, और फॉर्मर जो US के प्रेसिडेंट है वुड्रो विल्सन, उनका भी यही मानना था कि कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन वाइल्स्ट कांग्रेस इन कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। कांग्रेस मतलब जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके बारे में वो बात बता रहे हैं कि जब वो सत्र में होती है तो वो एक तरीके से उसका पब्लिक एग्जीबिशन लगा हुआ है ना, कि वो लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उस सब की बात होती है। और जब वो कमिटी में है, कमिटी के अंदर है, तो वहाँ पर जनरली जो है वो रियल में काम हो रहा है। तो उसी तरीके की बात जो है हमारे MPs भी कहते हैं। द कमिटीज वर्क क्लोजली विद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड फैसिलिटेट इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन। बिल्स ऑफन रिटर्न टू द हाउस विद सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो कमिटीज है वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेटी वो इंडिविजुअल काम कर रही है, वो मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करती है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के साथ काम करती है। और उसके बाद जब एक बार जब बिल में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन हो जाता है ना, किसी भी कंसेप्ट को लेकर जब प्रॉपर डिटेलिंग में बात होती है, डिस्कशन होते हैं, तो उसके
जो भी प्रोज एंड कॉन्स है उन सबको देखते हुए बिल पर जब अच्छे से कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है तो बिल जो है वापस फिर हाउस में आता है। ठीक है, अब कमिटीज जो है वो किस तरीके से कंस्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है और उनके चेयरपर्सन किस तरीके से चूज किए जाते हैं उसकी बात अगर हम करें तो 16 जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है लोकसभा की और 8 जो है वो राज्यसभा की, क्योंकि हमने बताया आपको 24 है टोटल, तो 16 जो है वो लोकसभा की है, 8 जो है वो राज्यसभा की है। हाउएवर एवरी कमिटी हैज मेंबर्स फ्रॉम बोथ दी हाउसेज, लेकिन यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो भी कमिटीज हैं उनमें मेंबर्स दोनों ही हाउसेज से होंगे, यानी कि लोकसभा की भी अगर वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है यानी कि डीआरएससी है तो उसमें भी मेंबर्स दोनों सदन से होंगे, और राज्यसभा की भी अगर डीआरएससी है तो उसमें भी मेंबर जो है वो दोनों सदन से होंगे। ठीक है, अब जो लोकसभा और राज्यसभा के पैनल्स हैं दे आर हेडेड बाय मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज, लेकिन जो उनके हेड है वो कौन होंगे? अगर लोकसभा की डीआरएससी है तो उसके हेड सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर हो सकते हैं, और राज्यसभा की अगर डीआरएससी है तो उसके मेंबर सिर्फ राज्यसभा के ही, उसके जो चेयरमैन है वो राज्यसभा के ही मेंबर हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स दोनों में जो है वो दोनों हाउसेस के होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लोकसभा पैनल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है एग्रीकल्चर, ठीक है, कोल में है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेबर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रेलवेज। और इंपॉर्टेंट राज्यसभा पैनल की अगर हम बात करते हैं तो वो कॉमर्स को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स एंड एनवायरमेंट। और कुछ अदर स्टैंडिंग कमिटीज भी हैं हर हाउस में, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी। ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच हाउस नॉमिनेट्स मेंबर्स टू दीज पैनल्स। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हर हाउस का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जैसे राज्यसभा का आपका चेयरमैन होता है, लोकसभा में आपके स्पीकर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं इन पैनल्स में। A minister is not eligible for election or nomination to the financial committees and certain departmentally related committees। ठीक है, यानी कि जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो फाइनेंशियल कमेटी में नहीं हो सकते और कुछ और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज हैं उनमें भी नहीं हो सकते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं टू रेफर अ मैटर टू अ कमिटी, बट दिस इज यूजुअली डन इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मतलब कि कौन सा ऐसा मैटर है जो कमेटी के पास जाना चाहिए, है ना, वो अपने डिस्क्रिप्शन से उसको भेजते हैं, लेकिन जनरली वो जो पार्टी है, लीडर ऑफ द पार्टीज है, उनकी कंसल्टेशन से जाता है। भाई कन्वेंशन अगर हम बात करते हैं तो जब मेन अपोजिशन पार्टी है उसको पीएससी का चेयरमैन दिया जाता है, उसको पीएससी के चेयरमैन का पोस्ट दिया जाता है। पीएससी मतलब है आपका ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, अभी ये कांग्रेस के पास है, और बाकी कुछ और कमिटीज जो है जो अपोजिशन को दी जाती थी पास्ट में, मतलब जिनकी चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास रहती थी, उसको अब क्या कर दिया गया है, वो अभी ये पैटर्न जो है अभी जो लेटेस्ट चेंज हुआ है उसके बाद ये पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, द हेड्स ऑफ द पैनल्स शेड्यूल देयर मीटिंग्स। अब पैनल्स के जो हेड है उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो अपनी मीटिंग्स का शेड्यूल बनाते हैं। दे प्ले अ क्रियल रोल इन प्रिपेयरिंग द एजेंडा एंड एनुअल रिपोर्ट एंड कैन टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द कमिटी। ठीक है, वो जो भी मीटिंग का एजेंडा होगा, है ना, एजेंडा होगा और उसको लेकर वो बात करेंगे, वो एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, और जो कमिटी है उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट को लेकर उसके हित में जो है वो भी डिसीजंस वही लेंगे जो पैनल के हेड है वो। और चेयरपर्सन जो है दैट कैन प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स एंड कैन डिसाइड हु शुड बी समन्ड बिफोर द पैनल। जो चेयरपर्सन है वो क्या करेंगे, वो मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, उसके प्रेसिडेंट होंगे, और वो ये डिसाइड करेंगे कि पैनल के सामने किसको बुलाना है, किसको समन करना है। एन इन्विटेशन टू अपीयर बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमिटी इज इक्विवेलेंट टू अ समन्स फ्रॉम द कोर्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पार्लियामेंट्री कमिटी से अगर किसी व्यक्ति को कोई समन आता है तो वो इक्विवेलेंट टू अ समन फ्रॉम अ कोर्ट है, और अगर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचता है जिसको बुलाया गया है तो ही और शी हैज टू गिव रीजंस विच द पैनल मे और मे नॉट एक्सेप्ट, यानी कि वो अपने रीजन बताएगा कि वो क्यों नहीं आ पाया या नहीं आ पाई, और उसके बाद फिर पैनल जो है उन रीजंस को एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद चेयरमैन जो है शुड हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स टू समन अ विटनेस। किसी को भी विटनेस को लेकिन बुलाने के लिए जो है ये चेयरमैन जो है इनको मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट जो है वो होना चाहिए। एमपीज टिपिकली हैव अ 1 ईयर टेन्योर ऑन द पैनल। एमपीज का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। यूजुअली द कंपोजिशन ऑफ अ कमिटी रिमेन्स मोर और लेस द सेम इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस पार्टीज। लेकिन मतलब जैसे हर एमपी 1 साल के बाद उसमें से निकलता जाएगा और नए मेंबर्स आते जाएंगे, लेकिन जनरली जो कंपोजिशन है या फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पार्टीज है किसी भी कमेटी में वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब इसके बाद हाउ इंपॉर्टेंट आर रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज। जो कमिटीज रिकमेंडेशंस देती हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसकी अगर बात करें
तो जो रिपोर्ट्स ऑफ डीआरएससी है, दैट इज डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, वो रिकमेंडेटरी है इन नेचर, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, है ना, वो बाइंडिंग कोई भी इस तरीके का जजमेंट पास नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनके जो कमिटीज की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिकमेंडेटरी है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट बट दे डू कैरी सिग्निफिकेंट वेट। मतलब वही बात है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होंगी तो उसका वजन तो है, इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन वो बाइंडिंग गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। इन द पास्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट्स हैव एक्सेप्टेड सजेशंस गिवन बाय द कमिटीज एंड इनकॉर्पोरेटेड देम इन द बिल आफ्टर इट हैज कम बैक टू द हाउस। यानी कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि कमिटीज ने जो सजेशंस दिए हैं उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और साथ ही साथ उनको बिल में इनकॉर्पोरेट या इंक्लूड भी किया है, लेकिन बात वही है कि वो जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं है। ऑन दीज पैनल्स आल्सो एग्जामिन पॉलिसी इश्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज एंड मेक सजेशंस टू द गवर्नमेंट। ये जो पैनल है ये बेसिकली रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में पॉलिसी इश्यूज को भी एग्जामिन करते हैं और उनको भी सजेशन जो है वो देते रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू रिपोर्ट बैक ऑन वेदर दीज रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड। अब गवर्नमेंट को ये बात बतानी पड़ेगी कि उनके जो रिकमेंडेशंस कमिटीज़ ने दिए थे क्या वो एक्सेप्ट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और इसके आधार पर एक कमेटी जो है वो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती है डिटेलिंग द स्टेटस ऑफ द एक्शंस ऑन ईच रिकमेंडेशन, की हर रिकमेंडेशन जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था उसके ऊपर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, उसको लेकर वो एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो बनाती हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट्स कौन बनाता है ना, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाती है। इसके बाद यहाँ पर जो सेलेक्ट कमिटीज और जो जेपीएससी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनके द्वारा जो सजेशंस दिए जाते हैं विच हैव अ मेजॉरिटी ऑफ एमपीज एंड हेड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर एक्सेप्टेड मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि उनमें ज़्यादातर क्या है कि रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, है ना, और मेजॉरिटी ऑफ एमपीज और हेड जो है उनके वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, तो उनके जो एक्सेप्ट जो उनके रिकमेंडेशंस हैं या जो उनके सजेशंस हैं उनको जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे पूरे के पूरा अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और उन पॉइंट्स को आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिएगा, और एग्जाम में मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, हर इस तरीके के ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो न्यूज़ आती है, वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर बाकी चैनल्स भी आप हमारे विजिट करना चाहें तो उनको भी आप देखिएगा एक बार, और वहाँ पर भी अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर से उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और सोशल मीडिया पर भी फॉलो करके आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल को इसी तरीके से न्यूज़ एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।